देखो अभी यहाँ पे कुछ और आगे कहानी अभी क्वेश्चन हम लोग फिर से देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो सिचुएशन इस तरह से है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इस पॉइंट की पोटेंशियल यहाँ पे मान लो 60 वोल्ट है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। आपको ए पोटेंशियल, ए पॉइंट की पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ गए ना? ए पॉइंट की पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ गए बेटा? हाँ सर। हाँ, तो अब कैसे निकालोगे ए पॉइंट की पोटेंशियल, कैसे निकालोगे? तो एक तरीका ये है आपके पास में, अगर हम इसके सॉल्यूशन पे आए तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, बराबर है? हाँ या ना? यही है ना? हेलो, अरे ये होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ पे A से B तक चलूं ऐसा, तो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन B, तो डेल्टा V का मतलब क्या होगा? इट इज VB माइनस VA माइनस फिर A से लेकर B तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है तो यहाँ भी हो जाएगा EDR, क्योंकि आप किसके डायरेक्शन पे चल रहे हैं? यहाँ पे फील्ड के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, तो इट इज कॉस 0 डिग्री। और फिर फर्दर अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो VB माइनस VA माइनस ऑफ E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन A टू B dr। A टू B dr का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट E इक्वल्स टू B ए डिस्टेंस, ठीक है। आप इस डिस्टेंस को ना D कंसीडर कर लो, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी आप लिख सकते हो। लेकिन इसमें B लोअर पोटेंशियल है और A क्या है? हायर पोटेंशियल, है ना? है कि नहीं? हाँ, B लोअर पोटेंशियल है और A हायर पोटेंशियल, इसलिए माइनस का साइन आया। तो आगे आप लोग सीधा सीधा याद रखो, ये कहानी आपको ना करना पड़े हर बार, आप सीधे याद रखो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू ED, सीधे सीधे, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख दो V हायर पोटेंशियल माइनस V लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E इंटू D। और ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर लेना, उस जगह के लिए यूज कर लेना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ये यूज करो कैलकुलेशन करने के लिए, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप आप सीधे सीधे इस तरह से कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ईडी। ईडी मतलब इंजीनियरिंग डिग्री हो गई, है ना? ईडी मतलब शॉर्ट फॉर्म पे इंजीनियरिंग डिग्री। तो सीधे सीधे याद रखो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे चलने पे सीधा सीधा भी हायर पोटेंशियल माइनस भी लोअर पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया? आपका ईडी के इक्वल हो गया। तो ये ध्यान रखो आप लोग, ठीक है? समझ गया बेटा इसको? हेलो, इस पॉइंट को समझ गए? फील्ड के डायरेक्शन में ही चलना है ना हमेशा? क्या बेटा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फॉर्मूला वैलिड है ना? हाँ, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फॉर्मूला वैलिड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे नहीं चल रहा है तो फिर एंगल बना के करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे चलो, और अगर डायरेक्शन कुछ आड़ा तिरछा है तो आपको फील्ड के डायरेक्शन पे लेके बनाना है। वो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि कहाँ पे मॉडिफिकेशन होते क्वेश्चन पे। ये तो आप सीधे फील्ड के डायरेक्शन पे चले ना, इसलिए तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री लिया आपने। और अगर आप फील्ड के डायरेक्शन पे नहीं चलते, थोड़ा इधर कहीं पे चलते, तो फिर तो एंगल बनता है कि नहीं बनता? बात समझ गए? हाँ सर। हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। 1 मिनट, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दूं मैं क्या अभी? तो ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए ए पॉइंट की पोटेंशियल भी है, और ये कितने वोल्ट पे? यहाँ पे 60 वोल्ट। ई कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट पर मीटर, एंड डिस्टेंस इज 10/100 मीटर। तो ये जीरो एक कट गया,
एंड ए पॉइंट की पोटेंशियल कितने वोल्ट आ गई बेटा, 80 वोल्ट आ गई ए पॉइंट की पोटेंशियल। हो गया सॉल्व, समझ गए कि नहीं? तो इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, 80 वोल्ट। तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे। लेकिन ये तभी वैलिड है जब फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। और ये वाली स्टेप, इंटीग्रेशन वाला टर्म, सर जब वेरिएबल रहा, वेरिएबल रहे कांस्टेंट रहे हर कहीं पे वैलिड है वो, है ना? वेरिएबल रहे कांस्टेंट रहे, ये हर कहीं पे वैलिड है। ये वाला टर्म तो हमेशा वैलिड है। लेकिन ये जो आपने फार्मूला बनाया है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तभी वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्केच का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ड्यू टू पॉइंट के लिए भी कोई फॉर्मूला रहता है क्या, डायरेक्ट वाला? हाँ रहेगा ना बेटा, अभी तो सिखाने वाला हूँ मैं, अभी हम चार्ज के लिए नहीं देख रहे, अभी चार्ज के लिए देखेंगे, ठीक है? हेलो, यस सर है। ओके। अब जैसे यहाँ पे सिचुएशन में ऐसी ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज करता हूँ, ठीक है? पेज नंबर 2 अभी। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दी हुई है, सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, और ये है यहाँ पे 80 वोल्ट ए पॉइंट, ठीक है? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट इज 80 वोल्ट, और यहां से ये पॉइंट 8 है बी, और ये सपोज यहाँ पे कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर, एंड मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री हियर। समझ गए ना? तो आपको इस बी पॉइंट की पोटेंशियल बनानी कितनी होगी, क्वेश्चन समझ गए? बी पॉइंट की पोटेंशियल बतानी। तो अब यहाँ पे आप फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहा है, ये इस तरह से दिया, मतलब फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? फील्ड कैसी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो क्या करो, यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन कैसी है, इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गई, हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? ये जो लाइन है ये इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गई बेटा, यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? क्यों इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गई? सिंस VB इज इक्वल्स टू VC इज इक्वल्स टू VD, ठीक है? क्योंकि ये जो लाइन है, सिंस लाइन L इज इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गई है। बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? यस सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, अगर आपने सी की पोटेंशियल निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट चल रहे हो, सीधा सीधा चल रहा है यहाँ पे आप ए से सी तक, तो अगर आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया ए से सी तक का बाय ट्रिग्नोमेट्री, तो सिंस cos 37 is equals to, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे A, that is AC divided by AB, so therefore AC is equals to AB cos 37, it is 5 centimeter and it is 4 upon 5 and the answer is 4 centimeter। 4 centimeter आ गया बेटा इसका आंसर, है ना? और अब हम क्या करें यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, अब देखो C भी निकाल लिया आपने, तो अब यहाँ पे सीधे सीधे कर दोगे, सिंस V हायर पोटेंशियल माइनस V लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा लिख दो ED, आया ना? समझ गए कि नहीं?
तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, ये डी डिस्टेंस हो गया। अभी वैल्यू पुट कर दो। ए पॉइंट की पोटेंशियल कितने वोल्ट है यहाँ पे? ए पॉइंट की पोटेंशियल है 80 वोल्ट, और सी पॉइंट की पोटेंशियल आपको नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? 100 वोल्ट पर मीटर। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज 4 सेंटीमीटर, मतलब 4/100 मीटर। तो मीटर से मीटर गया और ये 100 चला गया। कितना वोल्ट आ गया? 4 वोल्ट आ गया। सो देयरफॉर VC विल बी 80 - 4 = 76 वोल्ट इज द आंसर। मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल निकल के आ गई कितने वोल्ट? इस पॉइंट की पोटेंशियल आ गई VC = 76 वोल्ट। और अगर ये 76 वोल्ट आ गया तो बी पॉइंट की पोटेंशियल भी कितनी आ गई? बी पॉइंट की पोटेंशियल समझ गए कि नहीं? सर वो सी लोअर पोटेंशियल है, ये कैसे पता चला? बेटा फील्ड किधर चलती है हमेशा, कल पढ़े थे ना अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होता है हमेशा? हायर पोटेंशियल से लोअर। लोअर पोटेंशियल। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ इसलिए। सर हाँ बोलो। अगर B2A होता तो? क्या बेटा? अगर B2A जाता तो? अगर B2A भी जाते तो भी मेथड आप इसी तरह से लिखते कैलकुलेशन करने के लिए, जिससे प्लस माइनस की आपकी गड़बड़ी नहीं होती। आप B से A कैलकुलेशन करो, A से B करो, A से D करो, कुछ भी करो। पर सर एंगल 180 होगा ना? कहां पर का? सर A से B या B से A? A तक देख मैं यहाँ पे तुम लोगों को एंगल के लफड़े में फंसा ही नहीं रहा हूँ। मैंने तुमको सीधे सीधे क्या किया कि A पॉइंट की पोटेंशियल पता है, B की निकालना है। क्या करो ऐसी सिचुएशन में? हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो, और ये जो डिस्टेंस रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो डिस्टेंस हो जाएगा d। और फिर आप ये फार्मूला लगा दो सीधा सीधा कि V हाई पोटेंशियल माइनस V लो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना? ED। सीधा ये करना है। समझ गए ना? अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये डिस्टेंस निकालना, एंगल कहां से कैसा दिया इट डजंट मैटर। आपका मोटिव ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल कैसी रहेगी? सेम रहेगी। समझ गए कि नहीं? हेलो कुणाल। हाँ सर। हाँ, आपका मोटिव ये डिस्टेंस निकालना है। एंगल कहां से दिया क्या फर्क पड़ता है कि ये वाला एंगल दिया है कि ये एंगल दिया है? हमारे लिए तो ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप इस तरह से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दो, V हायर पोटेंशियल माइनस V लोअर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ED। डायरेक्ट है ना? और ये फील्ड के डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन की तरफ चलने के लिए, तो आपको सीधा सीधा जो डिस्टेंस आएगा वो फील्ड के डायरेक्शन वाला डिस्टेंस लेना है। समझ गए कि डाउट है कुछ? हेलो समझ गए? डाउट है कुछ? बोलो जल्दी से। हेलो सर ये फील्ड में दोनों पॉइंट्स पर है ना, मतलब ये चार्ज नहीं है ना? नहीं नहीं चार्ज नहीं है, हम सिर्फ उसी फील्ड पे सिर्फ दो पॉइंट देख रहे हैं जहां पे हमें क्या निकालना था। एक पॉइंट की पोटेंशियल हमें पता है, यहाँ पे हमें इस पॉइंट की पोटेंशियल निकालनी है। समझ गए ना? हाँ सर। बस यही करना था। अभी हमने कोई चार्ज यहाँ पे नहीं रखे बाहर से। क्लियर हो गया? अभी हमने बाहर से कोई चार्ज यहाँ पे नहीं रखा, अब हम चार्ज रखते हैं। तो अभी तक हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखा था, बराबर है? हेलो हाँ सर। तो अब हम सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखेंगे। एक सिंगल पॉइंट चार्ज को अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रख दूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? जैसे ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे रख दिया मैंने फील्ड पे, या यहाँ रख दिया, या यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए? हेलो ले लिए क्या? हाँ सर। अच्छा इसके पहले एक और, ये तो हमने फील्ड से पोटेंशियल निकाला, और कल हमने क्या चीज सीखा था? कल क्या सीखा था हमने? पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस से फील्ड निकालना सीखा था, है ना? एक क्वेश्चन और उसका देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आगे की कॉन्सेप्ट पे। पेज नंबर 3 वो भी रिकॉल हो जाए। जैसे एक और क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सपोज दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज x डायरेक्शन,
और यहाँ पे बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे दिए हुए हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं। दिस इज नाउ 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 60 वोल्ट ऐसा दिया हुआ है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3 और यहाँ पे मान लो 37 डिग्री का एंगल है एंड S1 is parallel to S2 is parallel to S3, तीनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं यहाँ पे। इट इज 0, इट इज 10 सेंटीमीटर, इट इज 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस डायरेक्शन पे होगी। बात समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालोगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डेल्टा V अपॉन कितना? डेल्टा R। हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? ये पढ़े थे? यस सर। हाँ, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? हायर पोटेंशियल से किस साइड पे? फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? हायर पोटेंशियल हायर से लोअर, लोअर की तरफ होता है ना? हायर से लोअर की तरफ। और अब यहाँ पे हायर से लोअर की तरफ तो अगर मैं बना दूं तो ये मुझे बताना कि क्या ये फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पे या फिर हाँ ये फील्ड का डायरेक्शन है क्या? यस सर। डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नॉट? एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ ही नहीं ना, तो ये डायरेक्शन गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से आएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? तो आपको ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा ये कितना है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हियर। समझ गए? हाँ या ना जवाब देना। यस सर। हाँ, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए और यहाँ पे क्योंकि एंगल 37 डिग्री का है और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया, तो मैं इसको लिख दूं साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। इट इज 3/5 इज इक्वल टू d अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो d विल बी 3 into 10 divided by 5, इट इज 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारा काम आसान हो गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई, ये वाला पोटेंशियल कितना 60 वोल्ट माइनस 80 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे, इट इज प्लस 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6/100 मीटर। तो इट इज 2000 by 6 वोल्ट पर मीटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गया इसको कि डाउट है कुछ? हाँ, और इसको वेक्टर फॉर्म पे भी लिख सकते हो, फिर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो फील्ड के डायरेक्शन पे, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो फील्ड के डायरेक्शन पे, तो वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सर अगर ये मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर जैसे यहाँ पे 100, 80, 60 है, अगर इस तरह से यूनिफॉर्म मतलब एक पैटर्न में नहीं होते तब अलग अलग होती इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह? हाँ बिल्कुल, अगर ये एकदम पैरेलल नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे आड़े तिरछे हो गए तो फिर फील्ड कर्व वाली बनेगी, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पे। ये कैलकुलेशन इसलिए कर पा रहा है आप ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा आप लगा के, क्योंकि ये यूनिफॉर्म दिख रहा है। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर आपको डिफरेंशियल टर्म बना के करना पड़ता है, बट उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। समझ गए? और सर अगर सरफेस पैरेलल रहे लेकिन जैसे एक 100 रहा, एक 40 रहा, एक 50 रहा, मतलब ऐसे एक यूनिफॉर्म में पोटेंशियल उनका डिक्रीज नहीं हो रहा है, इस तरह रहा तो तब भी अलग अलग रहेंगी ना? तब भी अलग अलग रहेगी फिर फील्ड। देख यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्मली चल रहे हैं। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑफ कोर्स वहां पे फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी,
क्लियर हो गया? यस सर, तो हर एक रीजन के लिए एक एक निकालना पड़ेगा। फिर अलग अलग जगह की अलग अलग निकालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है? ओके ओके सर यहाँ पे अपन ने पोटेंशियल S2 से S3 तक निकाले ना? क्या बेटा? यहाँ पे अपन S2 से S3 तक निकाले एक्चुअल ना? में सिचुएशन देख, 0 फिर 10 सेंटीमीटर फिर 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही, और पोटेंशियल भी एक जैसी डिक्रीज हो रही, 100 फिर 80 फिर 60। इसका मतलब इस पूरी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी रहेगी? हेलो, इस पूरी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? यहाँ पे सेम रहेगी। और अगर ये यहाँ पे इस तरह का पैटर्न नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती। ठीक है सर वो अपन ने निकाले कहाँ से कहाँ तक है? कहीं से भी निकाल ले, तो यहाँ से निकाल ले, इससे निकाल ले, आंसर सेम ही मिलेगा तुमको। ठीक, ओके सर। ओके, कहीं से भी निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से कैलकुलेशन कर ले। हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए था ना अल्टीमेटली। एक मिस्टेक क्या होती, मैंने इस तरह का प्रॉब्लम क्यों लिया कि मिस्टेक क्या करते हैं आप, डायरेक्ट ये डिस्टेंस ले लेते, इसलिए तो मैंने ये बताया था ना पहले कि क्या ये फील्ड का डायरेक्शन है ये वाला, नहीं। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। ले लिए? ले लिए क्या? नेक्स्ट पेज नंबर 4। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ पे आपने ग्रेविटी ले लिया, ग्रेविटी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, और यहाँ पे आपने एक मास रख दिया और ये कितनी हाइट पे, मान लो h हाइट पे, और अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लूं यहाँ पे, तो बेटा ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या लिखते हो आप? प्लस mgh लिखते हो कि नहीं? आया ना? हाँ तो है ना, प्लस mgh लिखते हैं। तो ये एक सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, जिसमें आपने रेफरेंस लाइन यहाँ पे माना, तो यहाँ से ये इस बॉल की या पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh के बराबर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, समझ गए ना? अब इसी तरह से सपोज यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सपोज इट इज 100 न्यूटन पर कूलम। मैंने ये यूनिफॉर्म ले लिया, नॉन यूनिफॉर्म में रहेगी तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल मैंने रख दिया, ये प्लस, दिस इज Q1, Q1 इज इक्वल टू सपोज 20 माइक्रो कूलम, और इस जगह पे जो पोटेंशियल है ये पूरा, ये मान लो इक्विपोटेंशियल लाइन में यहाँ पे इमेजिन कर दूं। ठीक है, इस जगह की पोटेंशियल सपोज कितना ले लूं मैं, यहाँ पे 80 वोल्ट ले लूं, तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? तो ध्यान देना, V इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था U अपॉन Q, तो U इक्वल टू किसके बराबर लिखे थे हमने? Q इंटू V लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू Q1 इंटू V, और ये कहां पे रखा है? A पोजीशन पे रखा है ना, तो VA। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी? इट इज 20 माइक्रो कूलम इंटू इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी? 80 वोल्ट इसकी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल आप लिख दोगे तो सॉल्व करने पे हो जाएगा, इट इज 1600
माइक्रोजूल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड। बात समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? और बताना। देख, ये कॉन्सेप्ट थे, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे पढ़े थे? कॉन्सेप्ट ऑफ जब पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे तब मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको, बराबर है? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हम नीचे लेके कर देते हैं, भाई ये तो हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कुछ भी ले लो। मोटिव ये है कि भाई इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, यहाँ पे 80 वोल्ट है, और आपने 80 वोल्ट वाली जगह पे एक चार्ज पार्टिकल इसको रख दिया, यहाँ पे प्लस Q1 को रख दिया है, तो इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q1 इंटू V के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ, बोलो, कुछ बोल रहे, कुछ बोल रहे और कोई क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब इसके लिए बताना, एक मान लो चार्ज पार्टिकल मैंने अब यहां से d इक्वल्स टू सपोज ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया Q2 दैट इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये बी पोजीशन पे है, ये बी पोजीशन पे फील्ड पे यहाँ पे एक और चार्ज रखे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताना कितनी है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू Q2 इंटू VV, और जब वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना है यहाँ पे? इट इज -10 माइक्रोकूलम, लेकिन अब बेटा यहाँ पे बी पॉइंट की पोटेंशियल हमें पता है क्या? निकालनी पड़ेगी, है ना? तो कैसे निकालोगे, बता सकते हो क्या बी पॉइंट की पोटेंशियल? अभी जो मेथड सीखे थे हमने उस मेथड से निकालना है, बी पॉइंट की पोटेंशियल निकाल सकते हो कि नहीं? कितना आएगा बताओ जल्दी से, बी पॉइंट की पोटेंशियल कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला लगाओगे? हेलो, क्या फार्मूला लगाओगे? सीधे सीधे लिख दूं, इट इज VA माइनस VB। देख VA देखो, चाहे यहां पर का पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे आने वाला है, डायरेक्ट हो गया ED, ठीक है? ए पॉइंट की पोटेंशियल कितनी वोल्ट है? इट इज 80 वोल्ट माइनस VB, E कितना है? 100, एंड इट इज 5/100, ये कट गया। तो बी पॉइंट की पोटेंशियल कितनी आ गई सॉल्व करने पे? 75 वोल्ट आ गई। तो यहाँ पे कितना पुट कर दोगे आप? 75 वोल्ट पुट कर देना, एंड द आंसर विल बी -750 माइक्रोजूल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। समझ गए? तो सिंगल चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी ये कि सिंगल चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में कैसे लिखी जाती है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी ये, स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें नहीं पता ना कहाँ की है, एक्सटर्नल, इसका सोर्स हमें नहीं पता कहाँ से है। तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या जैसे ये बॉल की पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तब हम mgh लिखते हैं। अगर मैं ये बोलूं इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी डस्टर के लिए कितनी है, तो फिर फार्मूला ऐसा थोड़ी बनेगा। ये एक सिस्टम बन गया यहाँ पे, और फार्मूला क्या रहेगा? -G m1 m2 डिवाइडेड बाय r, ठीक है? लेकिन अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोले कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में कितनी है, तो वो सीधे सीधे लिख देते हैं। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और ये जो फार्मूला आया है ना, इट इज नथिंग बट, ये जो फार्मूला है ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R से ही डिराइव होके आया है, फाइनली वहीं तक पहुंचते हैं। बट आपको मेथड इस तरह से लिखनी है, ये तरीका इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर भी वर्क डन आते ही भाई पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन किए थे तो वर्क डन आया था, है ना? नहीं आया था? वर्क डन आया था जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए थे हमने, तो ठीक है? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या? हेलो, ओके।
आगे बढ़ते बेटा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हम्म। अगले पेज पे जाते हैं हम लोग। माइक म्यूट कर लो। पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 नहीं 5, सॉरी, पेज नंबर 5 देखो अभी। हाँ, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान पे रखना। व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इट इज माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इफ Q is placed in external field, then ये जो इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी? अगर मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहाँ पे मैंने दो पोजीशन ले लिया है। जैसे यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये कैसे भी जाए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता किस पाथ से जा रहा है। ये फाइनल पोजीशन है यहाँ पे, है ना? ये इनिशियल, ये फाइनल, कैसे भी जाए, पाथ इज नॉट द मैटर हियर। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो फिर आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस ऑफ यू एफ की जगह पे क्यू इंटू वी एफ, यहाँ पर पोटेंशियल वी एफ हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल वी आई हो जाएगी, क्यू इंटू वी आई। और इसको चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्यू इज टेकन आउटसाइड द ब्रैकेट, इट इज वीएफ माइनस वीआई, आप ऐसा लिखो, ठीक है ना? एंड इफ एक और कंडीशन होती कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज क्यू इंटू वी एफ माइनस वी आई। आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है? ये स्टेप समझ में आई या नहीं, बताओ जरा देख के। ये सर और एक बार बताना। हाँ ठीक है, देख यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये तो कॉन्सेप्ट है या नहीं? पहले से पढ़ो। यस सर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं पे कोई चार्ज हमने रख दिया और यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, आप किसी भी पाथ से लेके आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो ये इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज Q इंटू वी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर लिखते हैं? Q इंटू वी के बराबर लिखते हैं, ठीक है? तो वही तो हमने यूज किया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह Q इंटू वी एफ लिख दिए, माइनस Q इंटू कितना लिख दिया हमने? वी आई लिख दिए, सॉल्व कर लिए, बाहर निकाल दिए, बराबर है? चलो लास्ट लाइन बताना फिर से। लास्ट लाइन ये है बेटा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है? पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। बात समझ गए? सर वो क्यू वी वाला बताना, क्या? जो उसकी ऊपर लाइन है ना वो। ये हाँ स्टेप तो इससे आ गई ना, ये वाली स्टेप देख, ये वाली स्टेप यहाँ से आई है, ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से लिखा मैंने, ठीक है? ये यू एफ किसके बराबर हो जाएगा? क्यू इंटू वी एफ हो जाएगा कि नहीं? और यू आई किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू इंटू वी आई हो जाएगा ना? हाँ सर। अभी समझ गया? हाँ सर। हाँ ओके, मतलब ये जो स्टेप थी, इस स्टेप से ये बना दिए, और इस स्टेप से अपन ने ये आ गए, ये फ्लो चार्ट हो गया इसका। क्लियर? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो,
कोई डाउट यहां तक किसी को भी? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? हाँ सर। अगले पेज पे जाते हैं अपन ना, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इस तरह से, एंड दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज 100 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया Q, इट इज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, इसका मास है 100 ग्राम, और ये चार्ज को आपने यहाँ पे A से रेस्ट से रिलीज किया है, और अब ये A से B की तरफ आता है यहाँ पे। तो जब ये B के पास पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना? तो अब कैलकुलेशन देखो क्या है। इफ Q is released from rest at A से Q को हमने रेस्ट से रिलीज किया है, ठीक है, रेस्ट से रिलीज किया है। क्लियर हो गया? इफ Q is released from rest at A से रेस्ट से रिलीज किया हमने चार्ज पार्टिकल, ठीक है, देन फाइंड और एंड VA इस पॉइंट की पोटेंशियल, सपोज यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये ले लिया मैंने यहाँ पे, इट इज 10 सेंटीमीटर, और A पॉइंट की पोटेंशियल सपोज मैंने कितना ले लिया यहाँ पे 80 वोल्ट ले लिया है, ठीक है। देन फाइंड, क्या क्या निकालना आपको? फर्स्ट पॉइंट पोटेंशियल ऑफ, सबसे पहले तो आप निकाल लो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B कितनी है। सेकंड आपको निकालना पोटेंशियल एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट B। फिर थर्ड पॉइंट का आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, A से B तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है। फोर्थ पॉइंट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है। फिफ्थ पॉइंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है A से B तक जाने पे। सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है, B पे स्पीड कितनी है पार्टिकल की। तो ये सभी कैलकुलेशन अब आपको करना है। क्वेश्चन समझ गए? देखो बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अभी मुझे ये बताओ, इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी A पे ज्यादा है कि B पे ज्यादा है? कहां पे ज्यादा है? हाँ, A पे ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसे जैसे ये बॉल है ना, अर्थ की ग्रेविटी पे, है ना, अर्थ की ग्रेविटी पे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी कि नीचे ज्यादा रहेगी? ऊपर। ऊपर ज्यादा रहेगी, है ना। और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे जाएगा ना, अर्थ की ग्रेविटी के डायरेक्शन पे जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरली किधर चलेगा? ये फील्ड के डायरेक्शन पे चलेगा। तो अगर ये नेचुरली फील्ड के डायरेक्शन पे चल रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस साइड जाने पे, A से B की तरफ जाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, A से B की तरफ जाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसकी इंक्रीज नहीं करेगी बेटा, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम A टू B, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज इधर चला जाता कि इसके अपोजिट जाता? नेचुरली अपोजिट जाता। ये तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहीं पे मान लूं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये, तो ये नेगेटिव चार्ज किधर चलता? नेचुरली किधर चलता नेगेटिव चार्ज? इस साइड पे। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज को इधर पे लेके जाते हैं इस साइड पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जबकि ये इस साइड पे अगर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ऐसे यहाँ पे इस साइड पे जाने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी,
और इस साइड पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा चार्ज लिया मैंने, नेगेटिव चार्ज लिया। तो एक बात ध्यान रखो, अगर चार्ज पार्टिकल नेचुरली किसी डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, फिर फील्ड खुद उसको खींच के लेके जा रही है, तो उस डायरेक्शन पे चलने पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। ये नेचुरली किधर चलेगा, नेगेटिव चार्ज नेचुरली इधर पीछे की तरफ। तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज अगर जा रहा है, क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है इधर पे, इस साइड पे जाने की इच्छा नहीं, इसकी इच्छा डायरेक्ट इधर जाने की। अगर इसकी इच्छा डायरेक्ट इस साइड पे जाने की, तो इस साइड पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड पे चला जाएगा कि जबरदस्ती भेजना पड़ेगा इधर पे? यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे इधर पे लगेगा, है ना। तो अगर मुझे इसको इधर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, हाँ या ना? तो जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। भाई हम जबरदस्ती भेज रहे हैं तो हम तो कोई वर्क कर रहे हैं ना, और हम जो वर्क कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो रहा है, हाँ या ना? इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये बॉल है, ये बॉल ऊपर ऑटोमेटिकली चल जाएगी क्या, क्या करना पड़ेगा हमको, जबरदस्ती भेजना पड़ेगा। तो जब जबरदस्ती भेज रहे हैं, जबरदस्ती कोई काम करोगे ना, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, आप ऐसे समझ लो। तो जबरदस्ती जब आप कोई काम कर रहे हो या जबरदस्ती कोई काम हो रहा है, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, जबरदस्ती कोई काम हो रहा है मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और नेचुरली जो काम हो रहा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, हेलो, हाँ, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। जो काम नेचुरली हो रहा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, जैसे बॉल नेचुरली नीचे जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल इज डिक्रीजिंग। ऊपर उठा रहे हो, नेचुरली नहीं हो रहा, जबरदस्ती कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो कैलकुलेशन है, ए पॉइंट की पोटेंशियल है 80 वोल्ट, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, वी ए, अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूं, वी ए माइनस वी बी, डायरेक्ट ईडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन? ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। ये समझ गए क्यों हायर पोटेंशियल है, और ये समझ गए क्यों लोअर पोटेंशियल है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है। ठीक है, तो ए पॉइंट की पोटेंशियल हो गई 80 वोल्ट, बी पॉइंट की पोटेंशियल नहीं पता, इट इज 100 वोल्ट पर मीटर इंटू 10 अपॉन 100 मीटर, मीटर से मीटर ये गया, तो बी पॉइंट की पोटेंशियल कितनी आ गई, 70 वोल्ट आ गई। ये निकाल दी आपने, तो बी पॉइंट की पोटेंशियल आपकी निकल गई। अब ए और बी पे चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो यू ए का मतलब हो जाएगा क्यू इंटू वी ए, और क्यू कितना है चार्ज, 20 माइक्रो कूलम इंटू 80 वोल्ट, आंसर इज प्लस 60 माइक्रो कूलम। यू बी निकाल दो, क्यू इंटू वी बी, it is 20 into 70, 20 microcoulomb into 70 volt, it is plus 140 microcoulomb। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया, समझ गए कि नहीं? थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन डेल्टा यू ए से बी तक जाने पे, तो ए से बी तक जाने पे मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बी और इनिशियल रहेगी ए की, तो इट इज 140 माइक्रोजूल minus 160 microjoule, answer is minus 20 microjoule is the change in potential energy। मतलब इस साइड पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछो। सर वो 1600 और 1400 होगा। कौन सा वाला है? अच्छा हाँ हाँ सॉरी, ये 160 लिख दिया बाय मिस्टेक हो गई, सॉरी। इट इज 1600 माइक्रोजूल, और ये कितना आएगा, 1400 माइक्रोजूल रहेगा। यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा ना हमको, 1400 1600, आंसर इज माइनस 200 माइक्रोजूल। समझ गया बेटा? सर कोई डाउट अभी इस पे?
कोई डाउट? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हाँ सर। यस सर। अब क्या बचा निकालने का? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा पेज नंबर 7। क्या करोगे बताओ जल्दी से। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालोगे? सर पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर। Yes, work done by electric force is negative change in potential energy, है ना? तो it is final potential energy minus initial, और ये सॉल्व करने पे कितना आया था? -200 माइक्रोजूल। आंसर इज +200 माइक्रोजूल। समझ गए कि नहीं? या तो एक और तरीका ये था माइनस ऑफ, इट इज Q into VB minus Q into VA। आंसर यही मिलता, Q बाहर निकाल देते VB माइनस VA करके, तब भी आंसर यही आता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? ये हो गया वर्क डन बाय आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हेलो, ले लिए क्या? यस सर। अभी यहाँ पे ये बताओ मुझे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं? यहाँ पे चार्ज की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं? पेज नंबर 8, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व और नॉट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे जो भी वर्क कर रहा है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक ही वर्क कर रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव। तो जब किसी पार्टिकल पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे तो उस पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। तो यहाँ पे सिंस ओनली Fe is doing work on Q, therefore mechanical energy of Q is conserved। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल्स टू, मतलब Ka प्लस UA इक्वल्स टू Kb प्लस UB, बराबर है Ka Q इंटू VA। फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे? Kb Q इंटू VB। बात समझ गए कि नहीं? तो Kb माइनस Ka, मतलब फाइनल बी वाली पोजीशन है ना, ये इनिशियल, ये बी है क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा था। तो इट इज आ जाएगा UA माइनस UB, या फिर KB माइनस KA इज इक्वल्स टू Q इंटू VA माइनस Q इंटू VB। Q इज टेकन आउटसाइड द ब्रैकेट। ये वैसे तो आंसर पता ही था कि कितना आएगा। Q की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोकूलम। 80 माइनस, बेटा बी पॉइंट की पोटेंशियल कितनी आई थी? 70 ना? तो सॉल्व करने पे कितना हो गया ये? प्लस 200 माइक्रोजूल इज द आंसर। ठीक है, प्लस 200 माइक्रोजूल, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सिंस एट ए particle is released from rest, इसलिए ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। ठीक है, सो देयरफॉर Kb is equals to 200 माइक्रोजूल
और अब लिख दो हाफ ऑफ mv स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 210 टू द पावर -6। पार्टिकल का मास दिया हुआ 100 ग्राम, लेके इसको सॉल्व कर दोगे तो बी पॉइंट की स्पीड भी पता चल जाएगी। समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें आई यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना और इसको आज अच्छे से लिख लो भाई आप लोग और समझ लो पूरा, 3-4 बार पढ़ो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ये और ये बार बार यूज होते हैं ये कॉन्सेप्ट, है ना। आगे के चैप्टर में भी यूज होने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे यूज होगा, आगे के चैप्टर्स में भी ये सब यूज होती है कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। सर वो रेस्ट के बाद में क्या लिखा है नीचे वाली लाइन में? रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर ना। ठीक है, ओके। हेलो, यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? ले लिए क्या? अब एक और कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स टू मूव एनी चार्ज पार्टिकल इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। पेज नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द वर्क डन। हाँ सर लास्ट वाले क्वेश्चन की वेलोसिटी रह गई ना, वो लास्ट वाला निकाल, मैंने इक्वेशन तो बता दिया था आपको, कैलकुलेट करना ना, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइक्रोजूल। ठीक है, ओके सर। ओके। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव एनी चार्ज q in इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मूव करते हैं तो कितना वर्क डन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसकी पोटेंशियल भी है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल लिए Q, अब इसको यहां से A से आप कहां तक लेकर आ रहे हैं? B तक लेके आ रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मूव करा रहे हो, कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ। हेलो, कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा? सर 0 वर्क होगा। क्यों बताओ, जस्टिफाई करो। सर क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो। हाँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस डेल्टा यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, Q इंटू VF माइनस Q इंटू VI, Q is taken outside the bracket माइनस Q, और ये भी V है और ये भी V है, तो माइनस Q इंटू कितना हो गया? 0, so the answer is 0। समझ गए? तो आइदर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पार्टिकल को मूव करा रहे हो तो जो आंसर आएगा वर्क डन का वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको जबरदस्ती मूव कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन किसके बराबर था? थोड़ा याद है कि नहीं? वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इन थर्मोडायनेमिक्स याद है? हेलो, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इन थर्मोडायनेमिक्स याद है कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इन थर्मोडायनेमिक्स याद है किसी को? जी था ना?
क्यों जीरो था? क्योंकि कोई रेसिस्टिव फोर्स ही नहीं है जिसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़े, इसलिए वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन इन थर्मोडायनेमिक्स में जीरो था। वैसे यहाँ पे भी आ गया, कोई रेसिस्टिव फोर्स ही नहीं है जिसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़े, इसलिए वर्क डन जीरो है। ये ऐसा भी आप थ्योरेटिकली समझ लो, और मैथमेटिकली ये जस्टिफिकेशन हो गया। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे पे नहीं, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, यहाँ पे एक और वर्ड लिख दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्यू इन अ सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, अलग नहीं कि भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे पे नहीं लेके जाना है, उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके चलो, कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें कॉन्सेप्ट पे? कोई भी ले ले, प्लस ले ले माइनस ले ले, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं ना, प्लस ले माइनस ले, माइनस वाला भी लेता है तो कहीं पर भी ले जा ले भाई, तो सी से डी तक लेके आ जा, आएगा क्या वर्क डन? हाँ सर, ए पॉइंट पे प्लस और बी पॉइंट पे माइनस दिए तो? अरे ऐसा थोड़ी होगा, चार्ज अपनी वैल्यू थोड़ी बदल लेगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ पहुंच के नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ समझ गया, मूव कर रहे हैं ना, सिर्फ मूव करा रहे हैं ना आप। जैसे ये चार्ज पार्टिकल, ये जैसे चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर रहे हैं चार्ज की। ठीक है, यस सर। हाँ, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये प्लस वाला हो माइनस वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सर पिछले वाले प्रॉब्लम में अगर नेगेटिव साइन होता तो कंजर्व नहीं होता ना मैकेनिकल एनर्जी? बिल्कुल, तब भी कंजर्व होती मैकेनिकल एनर्जी, तब भी कंजर्व होती, प्लस वाला चार्ज होता या माइनस वाला होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, बट तब ए से बी तक लाने के लिए अप्लाइड फोर्स अप्लाई लग रहा ना? कहाँ पे? सर ए से बी तक मतलब नेचुरली नेगेटिव साइड में जाएगा ना वो, मतलब इलेक्ट्रिक के अपोजिट साइड में जाएगा, माइनस तो जाने देगा बेटा, वहां पे नेचुरली उधर जाएगा, आप उसको जबरदस्ती उधर भेजोगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स उसमें नेगेटिव होता है और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स उसमें पॉजिटिव आता है, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ, बाकी कुछ नहीं, वहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा ना यहाँ पे। अगर तू बेसिक कॉन्सेप्ट भी उठा ले भाई, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बोलना चाह रहा ना? हाँ। लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा ना, यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? या अगर फोर्स लग भी रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। देख, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। हाँ या ना, जवाब देना। हाँ। तो इसमें जो फोर्स है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ना, और अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के तो उसके लिए वर्क डन कितना होता है? जीरो। अभी समझ गए कि नहीं? हाँ सर, समझ गया। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा ना वो परपेंडिकुलर लगेगा डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? यस सर। ओके।